बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मरियम माहिर मुनीर, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आई हूँ वेट लॉस के हवाले से। इस वीडियो के अंदर हम ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस या मिथ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो वेट लॉस के हवाले से लोगों के जहनों में बैठे हुए होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि जो वेट लॉस जर्नी है उसमें मेजॉरिटी लोग फेल हो जाते हैं, तकरीबन 80% वेट लॉस नहीं कर पाते, उल्टा उनका वेट गेन हो जाता है, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स उनके जहन में बैठे हुए होते हैं जिसके ऊपर वो अमल भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको आइडिया भी नहीं होता कि वो कॉन्सेप्ट्स उनको किस कदर उनकी वेट लॉस जर्नी को डैमेज कर रहे हैं या उसको ख़राब कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही मिसकॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाली हूँ ताकि आपकी जो वेट लॉस जर्नी में आपको फ़ायदा मिल सके और आपके जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आपके सही कॉन्सेप्ट्स के साथ आप अपने जितना भी वेट लॉस का टारगेट है आप उसको अचीव कर पाएँ। चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। उससे पहले कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारी जो वीडियोस हैं वो बर वक्त पहुँचती रहें और आपके जो लाइफस्टाइल है उसको भी बूस्टअप मिलता रहे। चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। पहली मिथ को डिस्कस करूं कि लोगों का मिसकॉन्सेप्शन होती है कि जो वेट लॉस है वो एक लीनियर पैटर्न के अंदर चलता है। जितना भी आप वज़न कम करना चाहते हैं उसके मुताबिक आप अगर डाइट को कम करेंगे तो आपका वज़न भी उसी तरह से कम होगा और एक लाइन में चलता रहेगा। दर हकीकत ऐसा नहीं है। जो वेट लॉस होता है वो कभी भी लीनियर फैशन में नहीं चलता, उसके अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कई दफ़ा आप वेट लॉस करते हो लेकिन कई दफ़ा आपका वेट लॉस नहीं होता और वो एक स्टैटिक पोजीशन में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस वक्त भी कोई भी इंसान वेट लॉस को स्टार्ट करता है ना तो शुरू के चंद दिन उसे वेइंग मशीन पे, वेइंग स्केल के ऊपर उतना ही वज़न लग रहा होता है और वो स्टार्ट कर चुका होता है। उसने जो अपनी लाइफस्टाइल की चेंजेस होती हैं या डाइट के जो चेंजेस किए होते हैं उस पर तो अमल कर रहा होता है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर सामने नहीं आता। जिस वक्त भी वो वेइंग स्केल के ऊपर अपना वज़न करने उसके ऊपर खड़ा होगा तो उसको उतना ही वज़न नज़र आएगा जब उसने स्टार्ट किया था। इस सारे प्रोसेस को तकरीबन 1 हफ़्ता लग जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उसके अंडरलाइन भी कोई सिस्टम वर्क नहीं कर रहे। वेट लॉस जब उसने डिसाइड किया था, उसने स्टार्ट किया था तो उसके माइंड की गेम स्टार्ट हो गई थी और उसने अपनी फ़िज़िकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को चेंज करके, मैनिपुलेट करके उसने डाइट को भी कंट्रोल किया था और उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उसका वज़न कम नज़र नहीं आ रहा था। 1 हफ़्ते के बाद फिर वज़न कम होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 1 से 2 महीने के बाद फिर से एक स्टैटिक फ़ेज़ आती है जिसमें आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जितनी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर ले, वज़न कम नहीं होता, वो स्टैटिक हो जाता है। और मेजॉरिटी जो लोग होते हैं ना वो इसी स्टेज के ऊपर तंग आके गिव अप कर देते हैं, वेट लॉस जर्नी को बाय बाय कर देते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि उस वक़्त भी अंडरलाइंग आपकी बॉडी जो होती है वो वर्क कर रही होती है, डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं वो चल रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर सामने नहीं उसके रिज़ल्ट्स आते। ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम से काम करता है। वो एकदम से जो फ़ैट होती है उसको लॉस नहीं करने देता। ब्रेन अलर्ट हो जाता है कि एकदम से जो फ़ैट लॉस हो रही है, बुरे वक़्त के लिए जो उसने स्टोर की हुई थी वो भी निकलती जा रही है, बॉडी से कम होती जा रही है, तो उसको ख़तरे का अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ हद तक रेजिस्ट करता है ताकि जो बॉडी है वो वेट लॉस और फैट लॉस ना करे। और कुछ अरसे के बाद जब आप उसी तरीके से वेट लॉस अपने प्लान को कंटिन्यू रखते हैं तो फिर एकदम से वज़न कम होना शुरू हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और जो लोग इसको समझ जाते हैं ना वो वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं और अपने रिज़ल्ट्स को मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अचीव कर लेते हैं। अगले अगर मिथ की बात करूं तो लोगों का ख्याल होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो
फैटनिंग होती हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने चाहिए, वो हमेशा ही वेट गेन करती हैं। तो ऐसी बात नहीं होती। कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जो कि रिफाइंड होती हैं, रिफाइंड ग्रेन्स और शुगर जिसमें आते हैं, चॉकलेट्स आती हैं, ये डिफरेंट जो चीज़ें आती हैं, शुगरी ड्रिंक्स आ जाते हैं, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स भी उसी के अंदर आते हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा से शुगर डाली हुई होती है। ये जो होती हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये सेहत के लिए ठीक नहीं होते। लेकिन उसके अंदर अगर ये कह देना कि सारी ही कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अगर कंसेप्ट की बात करूँ ना, तो लोगों का ख्याल होता है कि ओबेसिटी जो है वो उनके खाने से रिलेट करती है। अगर आप खाना खाते हो तो ही ओबीस हो, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा कुछ केसेस के अंदर ओबेसिटी जो होती है वो खाने से रिलेट नहीं करती। कुछ ऐसे हार्मोनल मैकेनिज़म्स होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोनल या एंडोक्राइन डिसफंक्शंस होते हैं, इम्बैलेंसेस कई दफ़ा हार्मोन्स के होते हैं, और बहुत से और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। लाइफस्टाइल पैटर्न्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हुए होते हैं, जिसकी वजह से भी ओबेसिटी हो जाती है, वज़न ज़्यादा हो जाता है, और कई दफ़ा ये फैमिलियल भी होते हैं। अगर मैं आपके साथ हार्मोनल डिसऑर्डर्स की बात करूं तो उसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म आ जाता है, पीसीओज आते हैं, स्लीप डिप्राइवेशन यानी कि नींद का कम आना या नींद के पैटर्न के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाना, उसके अलावा डिप्रेशन, ये तमाम एलिमेंट बहुत इफ़ेक्ट करते हैं और ओबेसिटी कॉज करते हैं। सो अगर आप ये कह दें सिर्फ कि खाने की वजह से ही इंसान मोटा होता है, तो ये गलत बात है, बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैं आपको एक हार्मोन के बारे में ज़िक्र करना चाहूँगी। कई दफ़ा उसकी रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है, और वो हार्मोन होता है लेप्टिन हार्मोन, जो कि हमारे जो फैट सेल्स होते हैं वहाँ से बनता है, और ये ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है जिस वक़्त बॉडी या इंसान खाना खा रहा होता है कि भाई काफ़ी हो गई फ़ैट, अब खाना बंद कर दो। जब इसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बॉडी में किसी रीज़न की वजह से, तो तब ब्रेन को सिग्नल्स नहीं जाते, और बॉडी जो होती है, वो इंसान जो होता है उसको लगता है कि अभी उसका दिल नहीं भरा, अभी वो बॉडी स्टार्व ही कर रही है, अभी वो फाके के ऊपर है, इसलिए उसको खाने की ज़रूरत है। ह्यूमन ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और अगर मैं आपको यही बात ओबेसिटी के बारे में भी कहूँ तो ओबेसिटी भी बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स डिज़ीज़ या डिसऑर्डर कह सकते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। एक और बहुत ही गलत किस्म का मिसकॉन्सेप्ट है, जो कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टिक होते हैं, कि अगर एक इंसान ने अगर कोई 2 से 3 हफ़्ते के अंदर उसने वज़न कम कर लिया है, 2 से 3 किलो वज़न कम कर लिया है, तो उसका दोस्त या उसका कोई भी रिश्तेदार होगा, उसका बहन भाई होगा, उसको भी ऐसे ही लगेगा कि वो भी 2 से 3 हफ़्ते में उसी डाइट के थ्रू अपना वज़न कम कर सकता है, उतना ही जितना उसके दोस्त ने या उसके कोलीग ने किया। तो ऐसी बात नहीं है। डिफरेंट बॉडीज़ जो होती हैं उनके डिफरेंट मैकेनिज़म्स चल रहे होते हैं, उनके डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, और बहुत ही यूनिक, हर ह्यूमन बॉडी दूसरी ह्यूमन बॉडी से यूनिक क्वालिटीज़ रखती है। और कई दफ़ा एक जो डाइट प्लान होता है, एक जो फ़िज़िकल एक्टिविटी जो कर रही होती है, वो दूसरे के ऊपर वही रिज़ल्ट्स नहीं ला पाती। सो हर बंदे के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं वेट लॉस के लिए, और वो उस बंदे की केस हिस्ट्री पढ़ने के बाद ही पता चल सकता है, जब तक कि उसको स्टडी ना किया जाए। उसके अंदर फैमिलियल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, उसका लाइफस्टाइल भी आता है, उसके अलावा उसके डाइट पैटर्न्स, उसका माइंडसेट बहुत मैटर करता है, उसके स्लीप डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन, उसका माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है। तो बहुत ही मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। आप किसी एक डाइट प्लान जो एक इंसान पे असर कर रहा हो, आप उसी को दूसरे इंसान के लिए वही नहीं यूज़ कर सकते। सो जो लोगों ने वज़न कम करना होता है, कई दफ़ा वो पास ऑन कर रहे होते हैं कि एक इंसान का डाइट प्लान दूसरे के लिए, तो वो हमेशा वर्क नहीं करता। कोई रेयर केसेस होते हैं कि उन पे वो काम कर जाता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में वो काम नहीं करता। हर इंसान का डिफरेंट पैटर्न होता है, डिफरेंट वेट लॉस जर्नी होती है। उसके अलावा एक और भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि लोगों का ख्याल होता है कि
वो 1200 कैलोरीज पर डे के हिसाब से ही लेंगे तो तभी उनका वज़न कम होगा। ऐसी बात नहीं है। डिफरेंट जो बॉडीज़ होती हैं उनके लिए डिफरेंट कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती हैं, जो कि अगेन मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं कि वो किस तरह का काम करता है, जॉबलेस है या घर के अंदर ही रहता है या वो फील्ड वर्क करता है। ये डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, या उसका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसकी डाइटिंग पैटर्न क्या है, उसकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, उसकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है डेली कैलोरीज़ की कि जिसके ऊपर उसकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी वेट लॉस को। सो ये कह देना कि 1200 कैलोरीज तक ही आपको रिस्ट्रिक्ट करना है तभी वेट लॉस होगा। कुछ लोग होते हैं वो 800 कैलोरीज भी इनफ लेते हैं, उनका वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। कईयों के लिए 1000 भी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो 1500 से 2000 कैलोरीज भी लेंगे ना तो उनकी वेट लॉस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी जो मेन रिक्वायरमेंट या वैसे जो नॉर्मली जो वो कैलोरीज ले रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर कोई इंसान 3 से 4000 कैलोरीज रोज़ ले रहा है और बहुत ज़्यादा ओबीस है, तो वो जब एकदम से अपनी डाइट को 2000 कैलोरीज तक रिस्ट्रिक्ट करेगा तो उसका जो वेट लॉस है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि कुछ चीज़ें जो हैं, मिथ्स जो हैं वो आपके क्लियर कर सकूं। इसके अलावा और भी बहुत ढेर सारे मिथ्स होते हैं, मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं, फॉल्स बिलीव्स होते हैं जो कि लोगों के जहनों में बैठे हुए होते हैं, और जब वो वेट लॉस स्टार्ट करते हैं ना तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी उनका जहन काम कर रहा होता है, और इसकी वजह से वो कई दफ़ा गिव अप कर जाते हैं, बहुत जल्दी हिम्मत हार के वेट लॉस जर्नी को बाय बाय टाटा कह देते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस होने की बजाय उनका अगेन वेट गेन होता है और पहले से ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातों को जहन में रखें ना तो आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकती है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ, कुछ नए मिथ्स के साथ, जो कि मैं वेट लॉस के हवाले से किसी न किसी वीडियो के अंदर डिस्कस ज़रूर करूँगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि आप और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, और हमें ये भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।